खबरों की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है और अगले 10 दिनों में कभी भी आचार संहिता लग सकती है और 10 से 15 अप्रैल के बीच पूरे देश में यह आम चुनाव हो सकता है, जिसको लेकर सभी पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं केंद्र और प्रदेश में शासित भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न नए कामों के शिलान्यास होने शुरू गए हैं और उसके लिए पार्टी के नेताओं ने एक तरह से अलग तरह से अपना एजेंडा बनाया ताकि वो चुनावी समर में लोगों को प्रभावित कर सके और अपने पक्ष में वोट ले सके। आज मैं अपने दर्शकों से एक चर्चा करना चाहूंगा। अगर हम आज से 5 साल पीछे जाएंगे तो 5 साल पहले इन्हीं दिनों में नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट करके प्रधानमंत्री के रूप में एक चेहरा आगे लेकर आए थे। अच्छा वक्ता होने के कारण और गुजरात का मुख्यमंत्री होने के कारण नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत की जनता को प्रभावित किया था। मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब पिछले चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में अन्य पार्टी के वोटर्स ने भी नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। उसका मुख्य कारण था कि पिछले 10 सालों से भ्रष्टाचार से देश जूझ रहा था और मनमोहन सरकार भ्रष्टाचार पर काबू नहीं कर सकी थी, जिसके चलते आहत देश को एक नया चेहरा मिला था। एक एक्टिव प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी मिले थे, जिसका उन्हें पूरा सहयोग पूरे देश में मिला और एक प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित हुए। लेकिन समय बदलता गया और इस सरकार पर सबसे पहला जो वार हुआ वह जुमलावाद का था, क्योंकि सरकार ने जो बड़े वायदे किए थे उनको बाद में चुनावी जुमला कहकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अमित शाह ने एक नए जुमले के रूप में आगे बढ़ा दिया था, जिस पर आज तक जुमला शब्द से भाजपा अपना पीछा नहीं छुड़ा सकी। लेकिन उसके बाद में जब नोटबंदी हुई, उस पर भी आतंकवाद पर करारा वार बताकर प्रधानमंत्री ने यह कार्य किया, लेकिन उसकी अनियमितता पूरे देश के सामने रही। ऐसी स्थिति में भी पूरे देश ने मोदी जी का साथ नहीं छोड़ा और उनके साथ खड़े रहे। अब आगे चलते हैं तो आपने देखा होगा कि 5 साल के बाद आज जो स्थिति है उसमें यहां इतना फर्क आ गया था कि आम आदमी मानने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में सरकार तो बनाएगी, लेकिन जैसे तैसे। लेकिन पुलवामा हमले ने एक देश में ऐसा माहौल पैदा किया जिससे लगने लगा कि नरेंद्र मोदी अगर धारा 370 हटा दे, 35A को हटा दे और उसके बाद में पाकिस्तान से इसका बदला ले, क्योंकि हमारे 40 जवानों की शहादत जो हुई है उसमें पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों का हाथ है जो कश्मीर को हमेशा भारत से अलग मानते हैं, यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। अब स्थिति पर डे बदलती जा रही है, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा इमोशनल देश में ये केस हुआ था जिसमें सेना के प्रति और अपने जवानों के प्रति पूरे देश में एक सहानुभूति थी और नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं अपने भाषणों में आक्रामक रुख के जरिए जनता का मन दोबारा अपने वोटर के रूप में बनाने जा रहे थे। उसमें अब एक बार फिर कुछ रुकावटें आई हैं, क्योंकि विपक्ष भी एक्टिव हुआ है, कुछ मीडिया भी इस पर काम कर रही है। इसके अलावा कुछ सच्चाइयां इस तरह की आ रही हैं कि जो एयर अटैक इस पर हुआ पाकिस्तान पर, उसमें कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा झूठ बोला है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस पर जो वार किया उसमें बताया कि वहां कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस तरह की जब चर्चाएं पूरे देश में इस तरह की जब खबरें चलती हैं तो कहीं न कहीं सरकार जो फायदा इसका उठाने के मूड में थी या राजनीतिक या चुनाव के रूप में एक फायदा उठाना था, उस पर कहीं न कहीं एक फुल स्टॉप लगता दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज अगर हम बात देश की करें तो एक तरह से अगले 10 दिनों में माहौल कहीं न कहीं
अलग तरह का बनता नजर आएगा। इसके अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे गठबंधन की। बसपा सपा का गठबंधन, इसके अलावा उनके साथ रालोद का मिलना, उससे भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मोटा नुकसान होने जा रहा है। अब अगर हम अपने प्रदेश हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 में से 7 भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अगर मैं चर्चा करूं तो 2 जो ऐसी सीट हैं, फरीदाबाद और अंबाला, जिन्हें कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद से और भारतीय जनता पार्टी के ही रतनलाल कटारिया ने अंबाला सुरक्षित सीट को, आरक्षित सीट को 50% से ऊपर वोट लेकर विजय हासिल की थी। लेकिन यह विजय इन प्रत्याशियों की नहीं, नरेंद्र मोदी की थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर एक बहुत बड़ा विश्वास 2014 में भारत की जनता ने या प्रदेश की जनता ने दिखाया था। लेकिन अब स्थिति पिछले की अपेक्षा कहीं न कहीं बहुत बदल चुकी है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कैसा प्रदर्शन करती है, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। इसमें सबसे पहला काम होगा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा का। तो अगले 10-15 दिनों में सभी प्रत्याशी, सभी पार्टियां अपने घोषित करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करें तो अंबाला आरक्षित सीट पर उनके जो सांसद है रतनलाल कटारिया, उनका टिकट कहीं न कहीं कटता नजर आ रहा है। लोगों के बीच में, इस लोकसभा के बासिंदों के बीच में कहीं न कहीं इस तरह की चर्चाएं हैं कि रतनलाल कटारिया एक गुमशुदा सांसद साबित हुए हैं, उनके कभी दर्शन नहीं हुए हैं अपनी लोकसभा में और उनकी कोई खास पकड़ भी नहीं रही है, तो उनका टिकट कटना चाहिए। इसी कड़ी में उनकी पत्नी का नाम, श्रीमती बंतो कटारिया का नाम, उनके टिकट कटने के बाद उनका टिकट होने की भी चर्चाएं अक्सर राजनीतिक गलियारों में और लोकसभा में धरातल पर इस तरह की होती रहती है। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि विधायक असीम गोयल, जो कि हंसराज हंस, जो पंजाबी सिंगर हैं, उनको कई बार इस लोकसभा की विजिट कराई, तो उससे भी हंसराज हंस का नाम चर्चाओं में आया। लेकिन इस लोकसभा की, अंबाला लोकसभा की जनता इस पर मोहर लगाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्हें अपना लोकल प्रत्याशी चाहिए। तो लोकल प्रत्याशियों में अरुण भान का नाम फिर सबसे बड़ा उभर कर आता है। वो युवा है, पढ़े लिखे हैं, मृदुभाषी हैं और पूर्व राज्यपाल सूरजभान जी के सुपुत्र हैं। अंबाला कैंट में रहने वाले अरुण भान का नाम आप इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए आज सबसे आगे है। हो सकता है कि कटारिया दंपत्ति को बात देकर अरुण भान इस बार टिकट प्राप्त कर ले और उनका सीधा मुकाबला कुमारी शैलजा से हो, क्योंकि कुमारी शैलजा यहां से 10 साल सांसद रही, अब वो राज्यसभा में सांसद है और उनके इर्द गिर्द ही इस लोकसभा की राजनीति घूमती है। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा होनी शुरू हो गई है कि कहीं न कहीं मुकाबला शैलजा और अरुण भान का होने जा रहा है। Golden Overseas PR and Study Visa for Australia, New Zealand, Canada, Ireland, UK and Germany. Also visit for IELTS, PTE, Spoken English and French at Vikas Vihar, Ambala City.